गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर में फैले हुए तमाम पंजाबियों को प्यार भरा सत श्री अकाल। आपका अपना परवेज रोशन आपके साथ आज फिर मुखातिब है और एक नए मेहमान के साथ। आज के मेहमान हमारे बड़े ही नौजवान स्पेशल मेहमान हैं और हम इनसे बड़ी अहम बातें करेंगे। हम सब के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और दुनिया भर के क्रिश्चियनों के लिए हम सब उनसे आज बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। और ख़ास तौर पे जो कि आज हमारे इन दिनों में एक ख़ास अय्याम चल रहे हैं रोज़ों के ऊपर, हम उस पर भी उनसे बात करेंगे, उनसे सीखेंगे। और बहुत सी दुनिया, क्योंकि आज हमें खुदावंद का शुक्र है कि DGA BKK 2020 जो चैनल है वो 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र भी अदा करते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और आप चलते चलते जो नए आए हैं, अभी आपने क्लिक किया है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी हो सके तो कर दें, को कमेंट कर दें, जो भी करते हैं आप वो आप अच्छा ही करते हैं मेरे लिए। जी आपका वेलकम है जी पादरी साहब, आपको खुश आमदीद है। गॉड ब्लेस यू जी। पास्टर साहब जी गुजरांवाले से हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे चूंकि चैनल का, हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम अपने गेस्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना इंट्रो पेश करते हैं। जी पास्टर जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा की पाक ज़ात का, खुदा सालूस का, कि जिसने हमें एक अजीम खिदमत बख्शी। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर हम चर्चिस के अंदर अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, आप भी हमसे किसी भी मामले में पीछे नहीं। आपका भी एक बहुत मस्बत किरदार है परवेज साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम पादरी अदनान अयूब है और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है, गुजरांवाला सिटी से है। और गुजरांवाला प्रेस्बिटेरी का मैं मॉडरेटर हूँ। और इसके अलावा मैं अरसा 8 साल से गुजरांवाला प्रेस्बिटेरी के साथ मुंसलिक हूँ और प्रेस्बिटेरियन चर्च में मैं अपनी खिदमात को अंजाम दे रहा हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो जो अयाम चल रहे हैं, बड़े अमीन मुकद्दस भी कहते हैं, और इसके ऊपर बात करें जो कि रोज़ों के अयाम हैं, इसके ऊपर ज़रा हमें बताएं प्लीज़ कि क्या इनके मुतल्लिक बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में कहा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। अब अपने इख्तिसार के साथ और मुदल्लल और जामिया अल्फाज में बताइए जी अदनान साहब। रोज़ों के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इन अयाम में सिर्फ खुदा, मेरे नज़दीक खुदा ये चाहता है कि हम जो पूरे साल में कई मर्तबा गुनाह में गिरते हैं, हम खताएं करते हैं, ये जो 40 रोजे होते हैं, इसमें हम अपने ताल्लुकात खुदा के साथ बहाल कर सकते हैं। यह इसलिए मैं समझता हूँ कि खुदा हमें हर साल 40 दिन मौका देता है कि हम उसके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। गुड। और कोई इसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं? जैसे पंजाब गवर्नमेंट रमज़ान के हवाले से कर रही है, मरियम साहबा आई हैं अभी नई, पाकिस्तान की, पंजाब की तारीख में पहली खतून है जो चीफ मिनिस्टर बनी है, तो उसके हवाले से कुछ आप कहना चाहते हैं? क्योंकि रोज़ों के हवाले से उन्होंने रमज़ान के लिए बड़ा रमज़ान पैकेज दिया है, क्या मसीहों के लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने पंजाब के अंदर पहली दफा एक खातून को बतौर CM चुना है। और चूंकि मैं बाइबल का तालिब इल्म हूँ और मैं इस बात का भी इल्म रखता हूँ कि जितनी भी हुकूमतें आती हैं ये खुदा की तरफ से आती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का। और उस दिन जब वो वज़ीर आला बनी, उन्होंने एक रोड मैप दिया और उनकी पूरी तकरीर को मैंने सुना और लोगों के साथ शेयर भी किया। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। जब वो पगड़ियां बांधते हैं या सलीब गले में डाल के, तो वो जब मेरे सामने आते हैं, मैं उनका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ साथ मैं मोहतरमा से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी वसातत से,
चूंकि अभी जो हमारे मेजोरिटी है, यानी हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनके जो रोजे हैं वो तो अभी आने हैं। और खुदा करे कि उनको खुदा पूरे रोजे रखने की तौफीक बख्शे। मगर मैं ये चाहता था, मैं ये भी सुनना चाहता था मोहतरमा से कि वो मसीही लोगों के लिए भी कोई ऐसा पैकेज लॉन्च करें, क्योंकि हमारे रमजान चल रहे हैं, हमारे रोजे चल रहे हैं। मगर अफसोस ये है कि उन्होंने मसीहों के लिए कोई भी ऐसे पैकेज का ऐलान नहीं किया। और काश के वो ये भी करती और मसीहों के लिए भी कोई पैकेज अनाउंस करती। और इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात आपके चैनल के हवाले से कहना चाहता हूँ कि रोज़ों के अयाम में चूंकि हमारी जो मसीही कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद लोग ये खाक रोब और निचले दर्जे के काम करते हैं, और वो सुबह सवेरे उठ के जाते हैं जी और तकरीबन सारा दिन वो मेहनत मजदूरी में लोगों की खिदमत करने में गुजारते हैं। पंजाब गवर्नमेंट से मैं ये इल्तमास करूंगा कि उनके लिए भी किसी पैकेज को लॉन्च करें, ताकि उनको भी अपनी रूहानी रियाजत का मौका मिल सके, उनके लिए आसानियां पैदा हों, उनके लिए भी ये रमजान बाजार लग सकते हैं, उनके लिए भी यूटिलिटी स्टोर्स पर इस तरह के पैकेजेस को अनाउंस करें, और ये बहुत जरूरी है। चलिए जी, मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी इन तक। और ये बड़ा एक अच्छा आपने जो आवाज़ उठाई है, ये बड़ी अच्छी आवाज़ है। और ये मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सिर्फ ये सीएम साहब तक की नहीं, बल्कि पीएम साहब तक भी, क्योंकि वो भी उनके अपने हैं, तो वहाँ भी तक भी अब ये आवाज़ जाए तो ये बड़ा अच्छा होगा कि वो भी समझें। वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, क्योंकि सीएम साहबा तो सिर्फ पंजाब के लिए कर सकती हैं अनाउंस, तो वो जो उनके पीएम साहब हैं, वो उनके सगे चाचा भी हैं, चाचू जी भी हैं, तो वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी आवाज़ जी। ज़रूर उन तक जाएगी। तो अदनान साहब, ये बताइए कि आपने भी तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था जी। मैंने सुना है कि कुछ आपने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था सूबाई असम्बली का। हाँ जी, बिल्कुल मैंने ये किया था। और इसके हवाले से पहले तो मैं चंद एक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर तकरीबन 300 सीटें हैं। जी और चूंकि ये ख्याल किया जाता है कि मिनॉरिटी 5% है, तो मेरे नजदीक तो ये तो सीधा सीधा हिसाब है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी। अगर 300 सीटें हैं तो उसकी जो औसत है वो 15 बनती है, 100 के ठीक है। पीछे 5 सीटें। तो मिनॉरिटी की सबसे पहले तो सीटों को बढ़ाया जाए पंजाब के अंदर। मैं सिर्फ पंजाब की बात करूंगा, अगर 5% हमें वो डिक्लेयर करते हैं तो फिर हमें सीटें भी 5% दें। और इसके अलावा पंजाब के अंदर मैं ये समझता हूँ कि चूंकि असेंबली में हमारी इस वक्त 8 सीटें हैं, और 8 में से 5 सीटों पे तो हमारे जो अकलियत के एमपीएस हैं उनको नामजद कर दिया गया, उनका हलफ हो चुका है। जी और अभी भी 3 सीटें हमारी पड़ी हैं, और ये इनके कुछ मामला चल रहे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। तो मैं तो सिर्फ यही इल्तमास करना चाहता हूँ सीएम साहिबा से, पीएम साहब से, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन से, कि अगर पंजाब के अंदर हमारी जो 8 सीटें हैं उनमें से 5 पे तो हमारे लोग बैठ गए हैं, जो बाकी 3 सीटें हैं अगर आपने किसी भी पार्टी को नहीं दे दी तो आप बेशक ना दें। आजाद हैसियत में आप क्रिश्चियंस को या मिनॉरिटी के लोगों को आप वहां पर जरूर बिठाएं, ताकि मिनॉरिटी की आवाज जो है वो ईवान के अंदर जा सके, ईवान में उनकी आवाज पहुंचे। और ये जो हम हमारे नुमाइंदे होते हैं यही हमारा एक सोर्स है, हमारा एक ब्रिज का काम करते हैं, जो हमारी आवाज को ईवानों तक लेकर जाते हैं। जी। यानी आपका ख्याल कौमी असम्बली की तरफ है, आपका इशारा। नहीं, मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब के अंदर 3 सीटें अभी हमारी पड़ी हैं, और इसके अलावा नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली के अंदर भी सीटें पड़ी हैं। मैं सिर्फ पंजाब को डिस्कस कर रहा हूँ
कि पंजाब के अंदर तकरीबन 1 करोड़ और 60 से 70 लाख के करीब क्रिश्चियंस हैं। जी इसके अलावा दूसरी भी मिनोरिटी के लोग हैं, जिसमें हमारे सिख भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो 3 सीटें पड़ी हुई हैं वो वहां पर अभी मिनोरिटी के लोग नहीं बैठे, तो गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि आज़ाद हैसियत में लोगों को वहां पर बिठाएं, ताकि उनके मसाइल ईवान तक जा सकें, असम्बली तक जा सकें। सही। चलिए, तो कुछ आप अपना भी हमें बताएं ना, एक्सपीरियंस बताएं, जब आपने एक कोशिश की थी इलेक्शन में दाखिल होने की, तो आपके साथ क्या वाकया पेश आया था? जो कोई है वो एक हाँ जी। वो बड़ा एक दिलचस्प वाकया मैंने सुना है, वो जरा सुनाए हमें प्लीज। हाँ हाँ जी, ये रोशन भाई बड़ा, वाकई में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमत थी वो भी कहते थे पंजाब को हमने डिजिटल कर दिया है, पंजाब बड़ा अब तरक्की कर रहा है। उससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब हमारे सीएम थे, वो भी यही फरमाते थे कि पंजाब बहुत ज्यादा हमने डिजिटल कर दिया है। मेरे साथ ये वाकया पेश आया कि मैं गया था नेशनल बैंक में। जी तो वहां पर जब मैंने पैसे जमा करवाए, 20,000 रुपए, जो एमपीए के लिए गवर्नमेंट की फीस होती है, तो उनके जो उन्होंने मुझे स्लिप दी थी वो मैं लेकर तो इलेक्शन कमीशन में गया। तो इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं, जी हम तो नहीं मानते नेशनल बैंक को या उसकी फीस को मिनोरिटी के लिए। मैंने कहा देखें जी, पंजाब तो बड़ा डिजिटल हो गया, तो आप उनसे ऑनलाइन देख सकते हैं, या आपके पास कोई ऐसा कोई ऐप नहीं है आपके पास, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे आप पता कर सके कि मैंने वो 20,000 रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, आप ये 20,000 हमें अभी दे जाएं, तो जाके नेशनल बैंक से आप वापस ले लें। अच्छा, मैंने परवेज साहब उनको भी 20,000 रुपए दे दिए। जी तो जब मैं नेशनल बैंक आया तो उनको मैंने कहा कि चूंकि उधर मैंने बाय हैंड उनको दे दिया, तो अब आपसे मेरी डिमांड है कि आप वो पैसे वापस कर दें। जी। तो वो मुझे कह रहे थे कि हम तो नहीं मानते इसको। कहते हैं जी हम नहीं इसको मानते। और मैं सिर्फ ये इल्तमास करना चाहूंगा कि पंजाब हमारा खुदा के फजल से इतना डिजिटल हो गया है कि ये बैंक वाले इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, और इलेक्शन कमीशन वाले बैंक वालों को नहीं मानते। हम्म, और इसके अलावा ये एक वोचर मेरे पास पड़ा है, मैं ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। जी जी फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, बैंक वालों से, मैंने कहा कि वो मेरा जो 20,000 रुपये है वो मुझे वापस कर दें। तो उन्होंने मुझे एक वोचर बना के दी, वो मैंने इलेक्शन कमीशन को भेजी। इलेक्शन कमीशन ने उसको अकाउंट ऑफिस में भेजा, और जब मैं अकाउंट ऑफिस में गया तो अकाउंट ऑफिस वाले कहते हैं जी इस पे तो वो जो इलेक्शन कमीशन के अकाउंटेंट है उनके सिग्नेचर ही नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में परवेज भाई इस पर वाकई काम करने की जरूरत है। जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करें, इसको डिजिटल करें। दुनिया देखें चांद पे चली गई है, लोगों ने बड़े बड़े तरक्याती काम अपने मुल्कों के लिए, अपनी सिटीज के लिए, अपने लोगों के लिए किए हैं। मगर अफसोस ये है कि मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं, जी। बहुत ज्यादा हम पीछे हैं, दुनिया के ये साथ हम आपको नहीं लगता चल है रहे, या पीछे हैं? पीछे हैं हम। अच्छा, मैं कि शायद तो आपको लगता है ये तो हैं पीछे। जी जी हमारे सीएम साहिबा ने बड़ा दबंग उन्होंने ये किया था, रोड मैप दिया था, सारी चीजों को वो डिजिटल कर रहे हैं कि अपना बैंकिंग सिस्टम वो ठीक करें। और मैंने एक दफा पढ़ा था कि चाइना जब आजाद हुआ था तो चाइना ने जो बैंकिंग सिस्टम था वो पाकिस्तान की मदद से उन्होंने वहां पर शुरू किया था। और जी। आज उनका देखे बैंकिंग सिस्टम किधर चला गया, और हम किधर खड़े हैं। ये एक छोटा सा अफसोस भी है, और ईमान भी है कि खुदा इसमें बेहतरी लाएगा, खुदा बेहतर करेगा। जी। चलिए, तो आप थोड़ी सी चर्च की बात कर लें जी, अगर आप इजाजत दें तो अदनान साहब। जी जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये बताइए, ये जो मॉडरेटर साहबान सारे इकट्ठे हुए हैं, इनका कट हो रहा है,
तो ये जो पीस प्रोसेस के नाम से काम चला है, तो ये क्या एक मुश्तरका अपना मॉडरेटर बना सकेंगे? देखें जी, यानी मैं जैसे ये समझता फैसलाबाद हूँ। का प्रेसिबिटेरियन का एक वो फैसलाबाद के भी डॉक्टर साहब हैं, फिर एक मॉडरेटर साहब वो खानका डोगरा से भी हैं, फिर एक वो मुगलपुरे धर्मपुरे के भी हैं, वो एक जनाब फिर गुजरांवाला आपके जो है, जो मेन जगह है आपकी प्रेसिबिटेरियन की, वहां पे भी हैं। तो ये क्या, किस तरह ये आप समझते हैं कि ये एक हो जाएंगे, या एक के पीछे ये आप मान लेंगे कि ये हमारा मॉडरेटर है, या हम इसके हुक्म की मानेंगे इसके हुक्म को, या इनके जो हदायत हैं, जो इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके इसके मुताबिक हम चलाएंगे इस चर्च को? क्योंकि प्रेसिबिटेरियन ही ऐसा निज़ाम है जो डेमोक्रेसी पे यकीन रखता है। तो आप बताइए इसमें किस हद तक सदाकत है, और ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, हमें ये भी बताइए। सबसे पहली बात तो परवेज भाई, मुझे तकरीबन 11 साल का अरसा हो चुका है कि मैं 11 साल से प्रेस्बिटेरियन चर्च की मीटिंग्स को अटेंड कर रहा हूँ। मैंने कहीं पर भी इसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं देखी, और ये मैं सच्ची बात कर रहा हूँ बगैर किसी खौफ के। इसमें डेमोक्रेसी मैंने बिल्कुल नहीं देखी। सिलेक्शन है, गुड। और ये सिलेक्ट होकर आ जाते हैं, बंद कमरों में फैसले होते हैं। कभी भी हाउस में मैंने इन 11 सालों में नहीं देखा, शायद इसके बाद आ जाए या इससे पहले कभी हुआ होगा। दूसरी बात कि ये जो काम अब इन्होंने शुरू किया पीस का, सुलह का, काश ये 2018 में ही कर लेते, हम्म। चर्च को तो टूटने से बचाते। काश कि ये वक्त 2015 में जब गुजरांवाला के अंदर पीसीपी की मीटिंग हुई थी, जिसमें पादरी आरफ मसीह सराज साहब ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया था, जी। तभी अगर इसको रोक दिया जाता। अब मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है। खुदा के लिए तो सब कुछ मुमकिन है, मगर अभी मुश्किल नजर आ रहा है। प्रवेश भाई देखें, ये मैं बड़े दर्द के साथ बात कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल जूनियर पासबान थे हमारी तरह, काश के उनकी उनकी मदद की जाती, उनको सिखाया जाता, उनको लीडरशिप के लिए तैयार किया जाता, और उनसे इज्जत करवाई जाती। अब अब बहुत ज्यादा मुश्किलात आ गई हैं, अब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। और ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये हकीकत पे मबनी है। तो ये जो प्रैक्टिस जारी है, तो ये आपको कैसा लगता है कि ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, कभी लाहौर में हो रही जी, नौलखे में प्रोग्राम हो रहा है, तो कभी सियालकोट में हो रहा है, तो ये कैसा, फिर वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं लोगों का, कलीसियाओं का, और एक जहन बना के बैठ गए हैं कि हम इसके बाद ये काम करेंगे, पहले नहीं कर सकते? इतने अदारे हैं इसमें, वो सारा क्या इसका निज़ाम है? यानी देख लेना पूरे पाकिस्तान में अदारे बर्बाद हो रहे हैं, तो ये क्या इनकी कुछ कैसे काम चलेगा सर इसमें? इसमें प्रवेश भाई, जो खैर मेरी तो उतनी सलाहियत नहीं है, मेरा इतना कद भी नहीं प्रेस्बिटेरियन चर्च में। और वैसे मैं, अगर वो मुझसे पूछते तो मेरे ख्याल में ये जो प्रोसीजर है ये प्रेस्बिटेरी से शुरू करना चाहिए था। क्योंकि अब गुजरांवाला प्रेस्बिटेरी में हम पहले सब एक थे, मैं, पादरी साबर गुल साहब, पादरी यूसुफ नवाब साहब, हम सब एक ही प्रेस्बिटेरी का हिस्सा थे। प्रेस्बिटेरीज लेवल पे सबसे पहले मामलात को ठीक करने की जरूरत है। देखें जी, प्रेस्बिटेरी को मैं अपना घर समझता हूँ। ये हमारा घर है, इसी में मैंने जन्म लिया, और इसी में अब मैं बलूगत की तरफ जा रहा हूँ। ये मेरा घर है, और मैं अपनी प्रेस्बिटेरी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ। सबसे पहले मेरे ख्याल में अपने घर को हमें ठीक करने की जरूरत थी। हम प्रेस्बिटेरी से लेवल पे पहले सुलह सफाई करते, और इसके बाद फिर हम इस पीस को लेकर, जैसे देखें ना, एवेंजलिज्म के बारे में डॉक्टर विक्लफ, उनकी मैंने एक किताब पढ़ी, वो कहते हैं कि एवेंजलिज्म जीरो, एवेंजलिज्म वन, एवेंजलिज्म टू एंड एवेंजलिज्म थ्री, एक उन्होंने फार्मूला दिया है। हम्म। अब यीशु मसीह ने कहा अपने शागिर्दों को कि तुम पहले यरूशलेम में, यानी पहले घर में मुनादी करो,
आपके घर में अगर अमन नहीं, आपका घर टूट फूट का शिकार है, तो आप कैसे बाहर जाके लोगों को अमन का पैगाम दे सकते हैं? दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, हम चूंकि जिधर रहते हैं ये ज्यादा विलेज एरिया है, तो जी परे पंचायत, आप शायद समझते हैं परे पंचायत को, ये जो पंचायती मामलात होते हैं, लोग बैठ के आपस में फैसला करते हैं। अगर जिसके घर में झगड़ा हो, वो बाहर किसी भी परे पंचायत में नहीं बैठ सकता। जी। उसको कहते हैं पहले अपने घर जाके मामला ठीक करो। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें प्रेस्बिटेरीज में माहौल बेहतर करने की जरूरत है। उसके बाद फिर पीसीपी लेवल पे हम जाते तो ये ज्यादा, मेरे ख्याल में ये ज्यादा इफेक्टिव होता, ये ज्यादा बरोमंद होता, ये ज्यादा मजबूत होता। तो अभी आपको लगता है भी ये कोई मजबूत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ? अभी असल में बहुत सारे सवालात हमारे लिए खड़े हो गए हैं, बहुत ज्यादा। हम्म। चूंकि बड़े मामलात खराब थे, और कलीसियाओं के अंदर भी ये झगड़ा गया है, खानदानों के अंदर गया है। हम्म। चूंकि ऊपर ग्रुपबंदी थी, और जब अब देखें जी, एक पासबान को किसी ना किसी ग्रुप में बैठना पड़ता है, हम्म। और वो जो उसका जो असर है वो नीचे कलीसिया तक जाता है, कांग्रीगेशन लेवल तक ये फिर झगड़े चले जाते हैं। और फिर एकदम से ऊपर सब कुछ ठीक हो जाए और नीचे लोगों को समझाया ना जाए, क्योंकि नीचे आपको पता है कांग्रीगेशन में हर लेवल के लोग होते हैं, जी। अनपढ़ होते हैं, थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो उनको फिर समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले, ये मेरी एक राय है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि मेरा कोई बहुत ज्यादा कद नहीं, मेरा कोई बहुत ज्यादा इसमें मुझे प्रेस्बिटेरियन चर्च की जो पॉलिटिक्स है उसका मुझे ज्यादा नहीं पता, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये निचले लेवल से सुलह का काम शुरू होना चाहिए था। तो अभी होगा ये निचले लेवल से, जो ग्रास रूट से, आप समझते हैं? इनको करना तो चाहिए, नहीं नहीं, आप करना क्या चाहिए। समझते हैं? आप तो एक राय दे रहे हैं ना। तो क्या ये करना होना चाहिए, अब ये ऊपर चले गए, नीचे छोड़ गए जहां से शुरू होना था? नीचे किया नहीं, ऊपर चले गए। ये अब बस सियालकोट और लाहौर इकट्ठा हो गया तो गुजरांवाले को छोड़ गए, कामोगी को छोड़ गए, सारे चैनल छोड़ नहीं, ये गए। गुजरावाला को, सारे सारे गुजरावाला को कभी भी आप प्रेस्बिटेरियन चर्च से माइनस नहीं कर सकते। हम्म। गुजरावाला चूंकि ये प्रेस्बिटेरियन चर्च की पहचान है, और जाहिर है वो तो एक फाउंडेशन है ना जी, गुजरांवाला तो फाउंडेशन है ना जी, एक बुनियाद है जी। इसको छोड़ नहीं सकते, मगर ये कि मेरी ये सोच है कि इनको निचले लेवल पे काम करने की जरूरत है। नीचे बहुत मामला खराब है, और इनको ठीक करने की जरूरत है। जी अदनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें सर, की। और मुझे यकीन है थैंक कि बहुत से लोग पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा, जापान, कोरिया, और गुजरांवाले से लेकर ये सियालकोट, और ये लाहौर, और ये तमाम पाकिस्तान, खुशाब तक, चकवाल तक, पूरा रावलपिंडी और राजा बाजार की वो दुकानों वाले भी ये प्रोग्राम ज़रूर सुनेंगे, मेरा यकीन है। ये फैसलाबाद वाले तो सुनेंगे ही, लेकिन राजा बाजार वाले जो मार्केट वाले हैं ना जी, वो भी ये जरूर सुनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यू। हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और डीजीए BKK 2020 पर परवेज रोशन को दीजिए इजाजत। और जो नए आए हैं, जिन्होंने अभी क्लिक किया है यार, वो जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक